नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है। वे 77 साल के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। गोयल की मृत्यु की खबर सुनकर एक बार फिर उनके उस सुनहरे दौर की यादें ताजा हो गई है, जब प्रथम श्रेणी क्रिकेटर में उनके नाम का खूब डंका बजता था। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल के निधन पर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट ने घरेलू क्रिकेट का एक दिग्गज खो दिया। वहीं टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार गेंदबाज जिसने स्टिक लाइन लेंथ में से हमेशा बल्लेबाजों को परेशान किया। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना। और वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया कि बेहद विनम्र इंसान, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीसीसीआई के अलावा कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी मौत पर दुख जताया। आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है। वे 77 साल के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। गोयल की मृत्यु की खबर सुनकर एक बार फिर उनके उस सुनहरे दौर की यादें ताजा हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की ओर से की गई हिमाकत के विरोध में डोगरा फ्रंट चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस कड़ी में जम्मू के डोगरा फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भारत चीन को लेकर चल रही बयानबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दी। शहीद जवान हो रहे हैं, लड़ जवान रहे हैं, और राजनीतिक दल राजनीति करने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमारे जवान घर के अंदर आए, सारी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकली। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूं जिनपिंग से, अरे तुम्हारे 47 लोग मारे गए और किसी एक जगह भी उस शहीद की शहादत गई? वो छुपाने का प्रयास करना चाहता है और हम उसकी बातों में आकर के एक नई व्यवस्था की पालना कर रहे हैं। और जो कहते हैं सरेंडर प्रधानमंत्री, इस तरह के शब्दों का उच्चारण युद्ध के समय करना पाप होगा। कोई कहता वो हमारे इधर आ गए, कोई कहता उधर चले गए, कोई कहता हमारे पर कब्जा कर लिया। अरे जो बातें चीन कह रहा है वही कुछ लोग नेता आज रोटी सेकने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोई समय नहीं है राजनीति करने का। आज देश का समय है, आज फौजी का समय है, आर्मी का समय है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद का समय है। और कोई शब्द हमको नहीं चाहिए, कोई राजनीति नहीं चाहिए। और जो राजनीति करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए एक ही तथ्य कि हम हिंदुस्तानी हैं, आर्मी हमारी है, वो हमारे माथे पर है, हमारे सिर पर है, उसका सम्मान है। और वो आर्मी की जो शहादत है उसको कोई भूलने का प्रयास नहीं करेगा। हिंदुस्तान की जनता हमेशा अपनी आर्मी को सिर पर रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और जो राजनीति करेंगी उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। देश की जनता उनको मजा चुका। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पूरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रथ यात्रा पर रोक लगाने की याचिका दायर करने वाली ओडिशा विकास परिषद की पैरवी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक केवल वे लोग जिसका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है और भगवान जगन्नाथ मंदिर में सेवायत के रूप में काम कर रहे हैं, वो अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर सरकार पूरे एहतियात के साथ रथ यात्रा आयोजित करे तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। इस पर कोर्ट ने आदेश जारी करने के लिए समय लिया है।
देश में कोरोना के चलते हालात काफी खराब हो रहे हैं। तकरीबन हर विभाग को मंदी के चलते भारी नुकसान हुआ है। रेलवे के इस मार से अछूता नहीं है, जिसके चलते रेलवे 200 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाने का विचार कर रही है। इसकी शुरुआत भोपाल विभाग से हो सकती है और जिसमें सबसे पहले ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी और साथ ही किराए में इजाफा किया जाएगा। रेलवे का अनुमान है कि इससे आर्थिक रूप से विभाग के बल मिलेगा। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों की माने तो अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड लेगा। जैसे ही निर्देश पारित होंगे उसे अमल में लाया जाएगा, लेकिन इस आदेश से छोटी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों की करीब 50 से 60 रुपए हर रोज के हिसाब ज्यादा देने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विभाग को मेमू ट्रेन को विकल्प के तौर देखना होगा। जाहिर सी बात है कि पैसेंजर को एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के बाद छोटी दूरी का सफर करने वाले मुसाफिर दिक्कत झेलेंगे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं केंद्रीय रेल पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII की 12वीं होरासिस इंडियन मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व की 17 आबादी होने के बावजूद हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले 5% कम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब ठीक होने की दर 56% के आसपास है। वहीं दुनिया में कोरोना से होने वाली मौतों के हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा 3% से भी कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वायरस के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस है। एक हफ्ते में सिर्फ 1,000 एक्टिव केस बढ़े हैं और जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा ठीक भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज दिल्ली में लगभग 25,000 एक्टिव केसेस हैं। 33,000 लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं। 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कोरोना है। अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है। आज जैसा मैंने बताया, दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस हैं। आज से ठीक एक हफ्ता पहले दिल्ली में 24,000 एक्टिव केस थे। एक हफ्ते के अंदर केवल 1,000 एक्टिव केस बढ़े। इसका मतलब लगभग जितने लोग बीमार ठीक हो रहे हैं उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का बयान आश्चर्यजनक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चीन ने हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया है तो 20 जवानों की कैसे शहादत हो गई। उनकी शहादत के बाद पीएम का ऐसा बयान देना कहां तक उचित है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो तो आश्चर्यजनक है कि अगर चीन के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, जब वो हमारी ज़मीन में या हमारे सीमा के अंदर प्रवेश नहीं किया है, हमारी कोई जगह पर कब्ज़ा भी नहीं किया है, तो फिर हमारे जो 20 जवान शहीद हुए उसकी क्या आवश्यकता थी? या तो किसी गलतफहमी में उनकी शहादत हो गई और उनकी शहादत के बाद इस तरह का बयान देना कहाँ तक उचित है? तो राहुल गांधी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने दिल्ली में कोरोना को लेकर कहा कि दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर सरकार कंफ्यूजन में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार कोविड की लड़ाई लड़ने में सही दिशा नहीं बता पा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
जब ये कह दिया गया कि होम आइसोलेशन कर सकते हैं उसका, तो सरकार कंफ्यूजन में है। सरकार एक बयान देकर रोज बजाय कोविड की लड़ाई लड़ने के लोगों को गुमराह करके एक सही दिशा नहीं बता पा रही है। और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं इन तमाम चीज़ों से। आज तक ये तय नहीं हुआ कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जो क्वारंटाइन्स हैं उनका नोडल ऑफिसर कौन होगा। हमने पहले भी कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि आप डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम्स को डिप्यूट कीजिए, क्योंकि बजाय डॉक्टर्स और नर्सेज जो दिन रात अपनी ज़िंदगी से खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट कहाँ आ रहा है। वो तो एक रिसेप्शनिस्ट होता। आज तक उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं हुआ। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारी सीमा में कोई बाहरी सेना नहीं आई है, ना ही किसी ने कब्जा किया है। साथ ही कहा है कि जिन लोगों ने उस एरिया को देखा है, जो फोटो अब सामने आ रही है, वो पहले के मुकाबले में काफी अलग दिखाई देता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सीमा में कोई भी बाहरी सेना नहीं आई है और किसी भी बाहरी सेना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और इस पर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सब्जेक्ट को जानते हैं, रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं जो उस एरिया को देखे हुए हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए और राहुल गांधी जी ने वही उसी सवाल को दोहराया है कि प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो आई हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी निरंतर दिखाई जा रही हैं कि जो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में बहुत अंतर है, और उससे स्पष्ट जाहिर करता है कि एलएसी के अंदर साइड में चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उनकी भारी संख्या में। और रक्षा मंत्री जी स्वयं इसको स्वीकार कर चुके थे। विदेश मंत्री ने स्वयं कहा था कि हमारा एजेंडा होगा कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर किया जाए, जो पहले की स्थिति बहाल की जाए। तो कहीं मौके पर परिवर्तन हुआ है और चीन ने सीमा में घुसपैठ की है, उसके बाद ही तो स्टेटस को एंटी की बात आती है। उसी के बाद ही जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में चीनी आ गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के करीब 36 गेट हैं और 18 गेट नेपाल की तरफ है। वहां जो बाढ़ से निपटने का सामान है उसमें उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आगे बाढ़ का समय है, उस तरफ बिहार सरकार ही जाकर बांध को ठीक करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां मटेरियल ले जाने, काम करने, आवाजाही में नेपाल दिक्कत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार के एमईए को सारी स्थिति बताते हुए पत्र लिख रहा हूं। अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो बिहार के ज्यादातर हिस्से बाढ़ में डूब जाएंगे। जो गंडक बराज है वाल्मीकि नगर में, उसके उधर करीब 36 गेट है और 18 गेट नेपाल साइड में। और उसमें जो फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वहाँ उन्होंने बैरियर लगा रखा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, और कोई मटेरियल उधर जा नहीं सकता। तो कल भी करीब 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी गंडक बराज से निकला है। तो ये एक समस्या हम लोगों के लिए है और सीरियस समस्या है। अगर वहाँ फ्लड फाइटिंग का मटेरियल हमारे इंजीनियर नहीं जा पाएंगे और वहाँ राइट फ्लक्स बांध हमारा उस साइड में, तो उस परिस्थिति में अगर कोई ज़्यादा पानी आएगा, अगर रिपेयर नहीं होगा, तब तो खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी तरह ललबकिया रिवर में उन्होंने जो नो मैंस लैंड है, जहाँ 20 साल से बांध बंधा हुआ है, जहाँ काम होता है रिपेयर का, जो लास्ट ईयर तक कोई दिक्कत नहीं था, जहाँ आप समझ रहे हैं कि पानी की वजह से उसमें क्षरण हो गया, डैमेज हो गया, उसको रिपेयर होना, वहाँ नहीं होने दे रहा है। मधुबनी में जयनगर के अपस्ट्रीम में कमला में ऐसे ही लास्ट ईयर टूटा था, आपको ध्यान होगा, वहाँ रिपेयर होना है, वहाँ नहीं होने दे रहा है। तो ये पहली बार ये ट्रेंड देख रहे हैं।
देश में लगातार बढ़ते मामलों के बीच संक्रमित मरीजों की संख्या 4,25,000 को पार कर गई है। वहीं बेंगलुरु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने संबंधित अधिकारियों और विभाग की एक आपात बैठक बुलाई। इस दौरान कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने उपायों पर चर्चा की गई और इसी कड़ी में कर्नाटक के सीएम डिप्टी सीएम डॉक्टर सीएम अश्वनाथ नारायण ने प्रतिक्रिया दी है। Basically, to control the numbers, we need to work strongly on the prevention, wearing of masks, distancing, hygiene, sanitizing, and all the required measures. Overcrowding should be prevented. And the source where the more cases have been reported, we need to emphasize a lot on the high density population. The people where they live in very dense population, there we need to give more emphasis and preference, so that they will be the main source, and we need to work much more stronger, focused, and need to streamline, because we need to mobilize it is not just the COVID workers who have been working, they should only be continuing to work. Along with them, we need to engage the entire society to ensure that each one, every person will be responsible for his own care, and creating that kind of awareness and making them responsible, involving them, and creating more on facilitation and collection of the data, information, tracking, tracing, treating, testing, and capturing of details through the technology, monitoring tools. All these things can facilitate a better control, and along with that, to give guarantee. There's no threat to life. See, that's the most important. There's no threat to life. Fatality has to be reduced, and medical care has to improve. The quality needs to improve. The facility needs to improve. This is an ongoing process. Since the numbers are spiking, we need to keep increasing facilitation and ensure that there is no problem in getting admitted, or getting them detected or treating them should not become a hassle. It should be facilitated, and it should be very smooth in that direction. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भिवंडी में 3 दिनों में जहां 423 नए मरीज पाए गए हैं, वहीं 13 मरीजों की मौत हो गई है। 209 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1472 हो गई है। महानगर पालिका इलाके में हुई 5 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 71 हो गई है। भिवंडी में 117 कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए थे, जिसमें से 81 मरीज महानगर पालिका इलाके के और 36 मरीज ग्रामीण इलाके के थे। कोरोना संक्रमित 1472 मरीजों में 597 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भिवंडी में 3 दिनों में जहां 423 नए मरीज पाए गए हैं, वहीं 13 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धान बुआई के सीजन के दौरान किसानों को बिजली की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश की 3 मंडियों में खराब हुई गेहूं की फसल के मामले में भी सख्त संज्ञान देने की बात हुई है। और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसको लेकर चंडीगढ़ से एक विशेष टीम इन तीनों इलाकों का आज दौरा करेगी और रिपोर्ट बनाकर देगी। जिसकी अधिकारी की लापरवाही इसमें मिलेगी, उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने हर तरह की परेशानी को लेकर उसके बारे में बात की। बिजली की उपलब्धता नहीं मिली, पिलर नहीं बदले, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। साथ में जिस प्रकार से 3 मंडियों के अंदर अनाज खराब हुआ, कंप्लेंट मेरे पास 1-2 और छोटी मंडियों की भी आई, उसके लिए आज एक स्पेशल टीम हम चंडीगढ़ से भेज रहे हैं। तो उसके अंदर जो कमियां रही
चाहे लिफ्टिंग में, चाहे प्रिक्योरमेंट होने के बाद उनको कवर करने में, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ खासतौर पर नारनौंद में, बास में और नगूरा में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।